आज हमारा टॉपिक मटेरियल कॉस्टिंग से रिलेटेड है। कॉस्ट अकाउंटिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फंडामेंटल्स कर चुके हैं, वो ऑलरेडी इस बात से फैमिलियर हैं कि जब हमें कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी होती है, चाहे वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हो, चाहे प्रोसेस कॉस्टिंग हो, या आप सिंपल किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसके थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि कॉस्टिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एक उसमें मटेरियल आएगा, सेकंड उसमें लेबर इन्वॉल्व होगी, एंड द थर्ड इज फैक्ट्री के अदर एक्सपेंसेस which we generally called factory overhead और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। आज हम मटेरियल से रेलिवेंट कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसमें आप मटेरियल की जो जनरल एंट्रीज बनती हैं उसको भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसके अलावा जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में सम टाइम आपके जो यूनिट्स हैं वो स्पॉइल्ड हो जाते हैं, या डैमेज की वजह से आपको लॉस फेस करना पड़ता है। सम टाइम आप उसे सेल करते हैं, सम टाइम आप स्क्रैप करने के बाद फिर उसको रीमैन्युफैक्चर करते हैं, सो ऑन। तो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो कि प्रोडक्शन में मटेरियल से लेकर डिस्कशन में आते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप उस पर बात करेंगे, और जब आप इसको एक ऑर्डर के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको मटेरियल की कॉस्टिंग से रेलिवेंट बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। और इन केस किसी जगह अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन पुट योर क्वेश्चन, तो वहाँ भी उसका रिस्पॉन्स जो है वो आपको मिल जाएगा। तो मटेरियल में सबसे पहले जो चीज़ आपने माइंड में रखनी है, वो हम जब बेसिक को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ हमने दो चीज़ें मटेरियल से रिलेटेड डिस्कस की थी कि मटेरियल जनरली टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। वन इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। तो जब भी आप मटेरियल को डिस्कस करेंगे तो यू विल कीप इट इन माइंड कि आपके पास वन डायरेक्ट मटेरियल की डिस्कशन आएगी जो कि प्रोडक्ट में विजिबली आपको नज़र आता है, एंड द सेकंड इज इनडायरेक्ट मटेरियल जो कि प्रोडक्ट में डायरेक्टली विजिबल नहीं होता, लेकिन आपके पैसे इसके ऊपर भी खर्च होते हैं। तो वेन एवर यू आर डिस्कसिंग मटेरियल, कीप इट इन माइंड कि मटेरियल इज जनरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, वन इज डायरेक्ट मटेरियल एंड द सेकंड इज इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल सेपरेटली आइडेंटिफाई होता है और आप कॉस्टिंग के अंदर इसको सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं। जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, ये जनरली सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं करते, बल्कि हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड करते हैं। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन जाता है, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास सेपरेट रिकॉर्ड के ऊपर आता है। बेसिक जितनी भी एंट्रीज आप बनाते हैं उसमें फर्स्ट एंट्री देख लें। जब आप मटेरियल परचेज करते हैं फैक्ट्री में, इस वक्त हम ये डिस्कस नहीं करें कि मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल आपने परचेज किया था या इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज किया था। मटेरियल जब भी आप परचेज करेंगे और क्वेश्चन आपको अगर उसकी जर्नल एंट्री डिमांड करता है, तो आप मटेरियल अकाउंट डेबिट कर देंगे और अकाउंट पेएबल क्रेडिट कर देंगे। नेचुरली आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जी अगर मैं कैश के ऊपर परचेज करूं तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप कैश पे परचेज करेंगे तो मटेरियल अकाउंट आप डेबिट कर देंगे और फिर कैश को क्रेडिट। लेकिन जनरली हमारी जो प्रैक्टिस है उसमें हम मटेरियल डेबिट करके अकाउंट पेमेंट को क्रेडिट करते हैं, जब तक कि क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन ना करे कि आप उसकी कैश की पेमेंट जो है वो करना। मटेरियल परचेज करने के बाद हमारे पास सेकंड एंट्री आती है कि अगर मटेरियल आपने सप्लायर को ड्यू टू सर्टेन रीजन वापस कर दिया, कोई भी इसका रीजन हो सकता है, डिफेक्टिव गुड्स हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर अकाउंट पेबल आप डेबिट कर देंगे और मटेरियल अकाउंट आप क्रेडिट कर देंगे। ख्याल रहे कि रिटर्न की एंट्री इजी है। अगर आप परचेज की एंट्री बनाना जानते हो कि परचेज में आप मटेरियल डेबिट करके अकाउंट पेबल क्रेडिट करते हैं, जब आप रिटर्न करेंगे तो आप इसी एंट्री को रिवर्स कर दें। तो रिटर्न की एंट्री में अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा और मटेरियल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा।
ये मटेरियल जब आप परचेज करते हैं तो उसको आप स्टोर में सेव कर देते हैं, और जब आपको प्रोडक्शन फ्लोर पे ज़रूरत होती है तो ये मटेरियल वहाँ से इशू किया जाता है। तो जब मटेरियल आप किसी पर्टिकुलर ऑर्डर पर या प्रोसेसिंग के लिए इशू करते हैं, उसकी क्या एंट्रीज बनती हैं, लेटर ऑन हम उसको देखते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि मटेरियल इशू टू जॉब और प्रोसेस। तो चूंकि इस वक्त हम जॉब ऑर्डर या प्रोसेस कॉस्टिंग डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए या जॉब के लिए डायरेक्ट मटेरियल इशू करेंगे, तो उस वक्त आपने फिर वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को डेबिट करना है और मटेरियल अकाउंट आप क्रेडिट कर देंगे। ये याद रहे कि वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट सिर्फ उस वक्त यूज में आता है जब आप डायरेक्ट मटेरियल को यूज करते हैं। तो ये एंट्री आपकी शो करती है कि जो मेन आपका वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट है वो आपका डेबिट होगा अगर आपने डायरेक्ट मटेरियल इशू किया। लेकिन आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल इशू नहीं कर रहा, मैं इनडायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहा हूँ, यानी सप्लाईज हैं, स्मॉलर आइटम्स हैं जो कि आपकी मेन प्रोडक्ट को बनाने में अपना रोल जो प्ले करेंगे, एंड ऑफ कोर्स उसके बावजूद आप कोई प्रोडक्ट बना भी नहीं सकते, तो उसके लिए आप एक अनदर एंट्री बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड मटेरियल इशूड टू जॉब एज इनडायरेक्ट मटेरियल। एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर जनरली वो आइडेंटिफाई कर देता है कि मटेरियल जो आपने जॉब के लिए या ऑर्डर के लिए इशू किया है उसको डायरेक्ट मटेरियल माना जाए या इनडायरेक्ट मटेरियल माना जाए। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि उसने इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल में आप जो टाइटल डेबिट करते हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड को आप डेबिट कर देते हैं और मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट करते हैं। ये याद रहे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, जैसा आप मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में ऑलरेडी सीख चुके हैं, कि ये सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं होता, ये मेन फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट में चला जाता है। तो इसलिए हम अ, इसके डेबिट में फैक्ट्री ओवरहेड लिख देते हैं और क्रेडिट के अंदर हम मटेरियल कंट्रोल देते हैं। अगर आप इसकी नरेशन बनाना चाहें तो नरेशन में जो चीज़ उसने ऊपर आपको क्वेश्चन में मेंशन की है कि आपने एक पर्टिकुलर ऑर्डर पर मटेरियल इशू किया है एज ए इनडायरेक्ट मटेरियल, तो इसी को आप नरेशन के अंदर लिख सकते हैं। बस केयर ये करनी है कि जब भी आप इनडायरेक्ट मटेरियल इशू करेंगे तो टाइटल फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट होगा और मटेरियल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। एक स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि सर मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए और जॉब के लिए कुछ मटेरियल जो है वो इशू किया, लेकिन उसकी ज़रूरत पेश नहीं आई या वो मटेरियल एक्सेस हो गया और वो वापस स्टोर में आ गया। तो उसको हमने इस तरह से एड्रेस किया था कि अगर आपने कोई डायरेक्ट मटेरियल वापस स्टोर में मंगवा लिया जो कि ऑलरेडी आप प्रोडक्शन फ्लोर पे भेज चुके थे, तो वो लिखता है कि मटेरियल इशू टू जॉब एज डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, यानी स्टोर में ये गुड्स वापस आ रहे हैं। इन दिस सिचुएशन आप मटेरियल कंट्रोल को फिर डेबिट कर देंगे बिकॉज मटेरियल अब आपके पास वापस इंक्रीज कर जाएगा और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी मटेरियल कंट्रोल डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। इसमें जनरली एंट्री प्रैक्टिस में नहीं आती, ये उसी सिचुएशन में यूज में आएगी जब कोई डायरेक्ट मटेरियल आपके स्टोर में आप वापस जो है वो रिसीव कर लें। तो ये हमारी जनरल कुछ एंट्रीज होती हैं जो कि जब आप मटेरियल को इशू करते हैं, मटेरियल आप परचेज करते हैं, मटेरियल आप रिटर्न करते हैं, तो ये 6-7 एंट्रीज का पूरा एक पैक है जो कि एक ऑर्डर के अंदर जो है वो बनता है। और इसको चूंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, ये तमाम एंट्रीज एज इट इज यूज में आती हैं रिस्पेक्टिव ऑफ के क्वेश्चन किस रेफरेंस से जो दिया जा रहा हो, चाहे वो जॉब ऑर्डर में दिया जा रहा हो, चाहे वो प्रोसेस कॉस्टिंग में दिया जा रहा हो, सेम एंट्रीज को आप फॉलो कर सकते हैं।